मणिपुर की राजधानी इम्फाल और इम्फाल से 60 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ एक गांव आकाशोई। पहाड़ियों के बीच में घिरे हुए इस गांव के लोगों के जीवन के मुख्य यापन का जरिया लकड़ियों को बीनना है। इस गांव के लोग बेहद गरीबी में अपना जीवन जीते आए हैं और दिन भर लकड़ियों को बीनते हैं, चुनते हैं और शाम होते ही पास वाली बाज़ार में जा कर के लकड़ियों को बेच आते हैं। 100-200 रुपये इन लोगों को मिलता है, दिन भर की दिहाड़ी मिलती है और इन्हीं 100-200 रुपये में इन लोगों को अपना पेट पालना होता है। इसी साल की सुबह 10 जनवरी के दिन इसी गांव के 4 लोग ओएनाम रोमन सिंह, अहनतेन दारा मैतेई, थाउदाम इबोमचा मैतेई और उनके बेटे थाउदाम आनंद सिंह ये लकड़ी बेचने बाजार गए। पूरी शाम बीत गई, रात बीत गई, लेकिन ये चारों वापस अपने गांव लौट करके नहीं आए। गांव वालों ने पूरी रात खोजबीन की, सब जगह देखा, खोजा, लेकिन ये कहीं नहीं मिले। अगली सुबह इनकी छत विक्षत लाशें पास की पहाड़ियों में फेंकी हुई पाई गईं। ओएनाम रोमन सिंह ने जाते समय अपने बच्चों से ये वादा किया था कि उनके बच्चों के परीक्षा का रिज़ल्ट उस दिन आना था, तो ओएनाम रोमन सिंह ने अपने बच्चों से ये कहा था कि अगर उनके रिज़ल्ट अच्छे आएंगे तो बाज़ार से लौटते वक्त वो उनको खाने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेकर के आएंगे। बच्चों के रिज़ल्ट आए, अपने पिता की इच्छा के मुताबिक आए, बहुत अच्छे आए। बच्चे इंतज़ार करते रह गए कि शाम को कुछ अच्छी चीज़ें खाने के लिए आएंगी, लेकिन रोमन सिंह नहीं आए, उनकी लाश आती है। ठीक इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले साल मणिपुर में 2 महिलाओं को पुरुषों की एक भारी भीड़ के द्वारा निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया जा रहा था, दौड़ाया जा रहा था। उस भीड़ में जितने भी लोग थे उसमें से सब लोग उन महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार कर रहे थे। वो वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब जा कर के हिंदुस्तान को ये पता लगा और पता लगा पूरे विश्व को कि मणिपुर में हो क्या रहा है। उसमें जो एक लड़की थी वो नाबालिग थी और नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। उस लड़की ने बाद में अपने बयान में ये कहा था कि भीड़ ने मुझे पकड़ने से पहले मेरी आँखों के सामने मेरे पिता को पेड़ से बांधा था, उनके दोनों बाजुओं को फैलाया था और तलवार से काट दिया था। और मुझे बचाने के लिए जब मेरा 19 साल का भाई भीड़ में सामने आता है तो उसको भी लोहे की रॉड से पीट पीट करके मार दिया जाता है। उस लड़की की माँ ने ये कहा कि मेरी बेटी सदमे से अब तक उबर नहीं पाई है, रात में सो नहीं पाती है, रात में सोते सोते न जाने कितनी बार अपने पिता और भाई को याद करके चीखती है, चिल्लाती है और उठ के बैठ जाती है। मैंने इन 2 घटनाओं का जिक्र यहाँ पर सिर्फ इसलिए किया कि मैं आपको जोड़ सकूँ अपने साथ मणिपुर के लिए, मैं आपको बता सकूं और उस एहसास से जोड़ सकूं आपको कि मणिपुर में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है और हमको दिखाया क्यों नहीं जा रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में, मणिपुर की पूरी घटना के बारे में आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। मणिपुर भारत का ही हिस्सा है अगर आप समझें, जैसा कि इस देश के प्रधानमंत्री अगर समझें तो मणिपुर इस देश का ही हिस्सा है। मणिपुर की अगर आप आबादी की बात करेंगे तो मणिपुर 30 से 35 लाख की जनसंख्या वाला एक स्टेट है और यहाँ मुख्य रूप से 3 समुदाय हैं, मैतेई, नगा और कुकी। मैतेई समुदाय ज़्यादातर हिंदू समुदाय है और नगा और कुकी ज़्यादातर ईसाई समुदाय हैं। और अगर आप अब मणिपुर में राजनीति को अगर आप देखिए तो मणिपुर में कुल 60 विधायकों की सीट है और इन 60 विधायकों में 40 विधायक मैतेई समुदाय से आते हैं और 20 विधायक नगा और कुकी समुदाय से आते हैं। और अब तक
मणिपुर में जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उसमें से केवल 2 बार ही जनजाति से हुए थे। मणिपुर को यदि आप ध्यान से देखें, मणिपुर के नक्शे को यदि आप देखें तो मणिपुर एक फुटबॉल के मैदान की तरह है। जैसे फुटबॉल का मैदान बीच में होता है और चारों तरफ से स्टेडियम खड़ा होता है, इसी तरीके से मणिपुर है। बीच में इम्फाल है और चारों तरफ से पहाड़ियाँ हैं जिसमें जनजातियाँ रहती हैं। मणिपुर की अगर आप भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो मणिपुर के 10% हिस्से पर मैतेई समुदाय रहता है और बाकी के 90% हिस्से पर जनजातियाँ रहती हैं। अब मुद्दा क्या है और कहानी क्या है? कहानी ये है कि मैतेई समुदाय लगातार वहाँ ये मांग करता आ रहा है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। इसके लिए मैतेई समुदाय लगातार मणिपुर हाई कोर्ट में बना हुआ है और उनकी दलील के पीछे जो सबसे बड़ा तर्क ये है कि 1948 में जब मणिपुर का विलय भारत में हुआ था, उसके पहले मैतेई समुदाय के लोगों को जनजाति का दर्जा प्राप्त था और इनकी ये दलील है कि चूंकि वो पहले जनजाति थे तो उनके पूर्वजों ने जो उनके लिए जड़ जंगल और ज़मीन बनाया, जो उनकी संस्कृतियां बनाई, जो उनकी भाषाएं बनाई, उनकी रक्षा के लिए उनको जनजाति का दर्जा देना आवश्यक है। ये लड़ाई आज की नहीं है, ये बहुत पहले से चली आ रही है और इसी को लेकर के साल 2012 में मैतेई समुदाय ने अपनी एक कमेटी बनाई, शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर, जिसके बैनर के तले वो अपनी सारी बातें कहते हैं। लेकिन अब दूसरा पक्ष ये है कि जो नगा और कुकी लोग हैं, जो जनजातियां हैं, वो मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क ये है कि चूंकि मैतेई समुदाय जनसंख्या में भी ज़्यादा है, राजनीति में भी इनकी संख्या ज़्यादा है, इन्हीं के सबसे ज़्यादा विधायक हैं, इन्हीं का सबसे ज़्यादा दबदबा है और वो ये कहते हैं कि ये मूल रूप से मैतेई आदिवासी नहीं है। और मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मैतेई समुदाय को मणिपुर में SC और OBC आरक्षण का लाभ मिलता है। इसके साथ साथ आर्थिक आधार पर पिछड़े होने का जो आरक्षण उनको मिलता है वो भी लाभ उनको मिलता है। और यही नहीं, मैतेई समुदाय की भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में भी दर्जा दिया गया है। अब नगा और कुकी ये कहते हैं कि अगर सब कुछ आप मैतेई को दे देंगे और मैतेई का आरक्षण और बढ़ा देंगे तो सरकारी संस्थानों और सरकारी नौकरियों में जो हम लोग थोड़ी बहुत संख्या में बचे हैं, हम लोग बाहर हो जाएंगे, हम जाएंगे कहाँ? असल लड़ाई यही है। अब ये लड़ाई आज से नहीं 10, 15, 20 साल से वहाँ पे चलती आ रही है। मैतेई समुदाय कहता है कि हमको आदिवासी का आप दर्जा दीजिए, नगा और कुकी इसके विरोध में रहते हैं। कहानी बिगड़ी मणिपुर कोर्ट के एक फैसले से। वो कैसे कि चूँकि मैतेई समुदाय लगातार कहता ही था कि हमको आदिवासी का आप दर्जा दीजिए, तो मणिपुर की कोर्ट ने एक ऑर्डर किया और उन्होंने राज्य सरकार को एक निर्देश दिया, उनसे ये पूछा कि आप लोग 10 सालों से कुछ कर नहीं रहे हैं, ये लोग आदिवासी का अपना डिमांड मांग रहे हैं, आदिवासी होने का दर्जा मांग रहे हैं, राज्य सरकार क्या चाहती है हमको बता दें और अगर राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है तो 4 हफ्ते में वो जवाब दे दें। इसी मुद्दे पर मणिपुर कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी उनकी राय मांगी कि आप लोग मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के मुद्दे पर क्या सोचते हैं। अब ये बात मणिपुर में जंगल में आग की तरफ फैल गई, गलत तरीके से फैल गई कि कोर्ट ने मैतेई को जनजाति का दर्जा दे दिया है। यही ऑब्जर्वेशन गलत तरीके से वहाँ पर फैल गया कि फैलाया गया। ये जांच और रहस्य बना हुआ है, लेकिन सिर्फ इतनी सी ही बात पर वहाँ पर नगा और कुकी समुदाय की तरफ से आदिवासी एकजुटता रैली आती है, बुलाई जाती है, जिसमें 60-65 हज़ार लोग इकट्ठा होते हैं, भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं और उसी रैली में से दंगा भड़कना शुरू हो जाता है। ये
दंगा आज के 2 साल पहले से भड़कना शुरू होता है और आज तक मणिपुर दंगों की आग में भड़क रहा है। अब एक सवाल ये उठता है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं, या बीजेपी मणिपुर के मुद्दे पर कुछ करती क्यों नहीं है। ये मुद्दा इतना भी गंभीर नहीं है कि वहाँ जा करके बैठ करके तीनों समुदायों को आपस में बैठा करके अगर वो बात करें तो इस मुद्दे का हल निकाला जा सकता है। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो मणिपुर जाएं और वहाँ हिंसा में जल रहे लोगों के बीच में उनको राहत पहुँचाने का काम करें। ऐसा इस देश के प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है। मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ। मई 2023 से अब तक इस देश के प्रधानमंत्री ने 160 से अधिक यात्राएं की हैं देश के अंदर। वो कैसे कैसे की हैं? राजस्थान में वो 24 बार गए हैं, मध्य प्रदेश में 22 बार गए हैं, उत्तर प्रदेश में 17 बार गए हैं, गुजरात में 10 बार गए हैं, महाराष्ट्र में भी 10 बार गए हैं, छत्तीसगढ़ में 8 बार, कर्नाटक में 8 बार, तेलंगाना में 8 बार, पश्चिम बंगाल में 7 बार और तमिलनाडु में 6 बार गए हैं। और यही नहीं, इसी साल फरवरी और मार्च में 2024 जो चल रहा है, फरवरी और मार्च में प्रधानमंत्री मोदी असम जाते हैं, त्रिपुरा जाते हैं, अरुणाचल जाते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते हैं। ये सोचने का विषय है। पिछले साल नवंबर में, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें से 4 राज्यों में जाते हैं, अपनी रैलियां करते हैं, लेकिन एक राज्य में नहीं जाते हैं। वो राज्य था मिजोरम, जो कि मणिपुर से सटा हुआ था और मणिपुर की हिंसा से प्रभावित हजारों लोग शरणार्थी बनकर के मिजोरम में शरण लिए हुए थे। उस राज्य में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जाते हैं। ये तो रही प्रधानमंत्री के देश के अंदर घूमने की प्रक्रिया 2023 से लेकर के 24 तक, और आज के दिन तक का यदि मैं आपको आंकड़ा दे दूं। अब जरा उनके विदेशी दौरों के बारे में हम लोग बात करेंगे तो 19 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान जाते हैं, मणिपुर जल रहा होता है। 7 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया जाते हैं, मणिपुर सुलग रहा होता है। 1 दिसंबर 2023 को नरेंद्र मोदी यूएई जाता है, मणिपुर के लोग मर रहे होते हैं। 13 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी यूएई जाते हैं, मणिपुर जल रहा होता है। 25 अगस्त 2023 को नरेंद्र मोदी ग्रीस जाते हैं, मणिपुर जल रहा होता है। 10 जुलाई 2024 को नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया जाते हैं, मणिपुर जल रहा होता है। और जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नरेंद्र मोदी नाइजीरिया की यात्रा पर हैं। आज की डेट में नरेंद्र मोदी नाइजीरिया की यात्रा पर हैं। आप सोचिए, मणिपुर जहां पर सैकड़ों लोगों की मौतें हो चुकी हैं, हजारों लोगों के घरों को जलाया जा चुका है, और ये मणिपुर आज की डेट में हिंदुस्तान का वो स्टेट बन चुका है जहां के लोगों को 5000 घंटे इंटरनेट से दूर रखा गया है। और एक बहुत घटना घट गई है। कहते हैं कि जब जुर्म की इंतहा हो जाती है तो हर आदमी ये समझता है कि ये जुर्म हो कहाँ से रहा है, करवा कौन रहा है, चाहता कौन है। शायद इसी का परिणाम है कि मणिपुर में बीजेपी के 19 विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पत्र लिखा, कल की बात है, पत्र लिखा कि आप यहाँ के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह को हटा दीजिए वरना मणिपुर जलता रहेगा। मैं
ये नहीं समझ पाता हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री की क्या ऐसी मजबूरी है कि इतने नकारा मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को, जो लगातार 2 साल से अपने राज्य की जनता को, सांप्रदायिकता ही कह लीजिए उसको, आग में झोंक करके रखा हुआ है, उसको हटा नहीं पा रहे हैं। और अभी परसों के अखबारों में ये था कि मणिपुर में 3 बच्चों और 3 महिलाओं की लाश मिली। लेकिन इस बार कहानी दूसरी थी। मणिपुर के लोगों ने इस बार किसी का घर नहीं जलाया। इस बार घर जलाया भाजपा के 6 विधायकों का घर जलाया, उनके मंत्रियों का घर जलाया। और मणिपुर की जनता ये समझ चुकी है कि ये भाजपा की सरकार, जो लगातार केंद्र में भी इनकी सरकार है और मणिपुर में भी इनकी सरकार है, ये करते क्यों नहीं कुछ। भाजपा के 6 विधायकों और वहाँ के मंत्रियों की गाड़ियाँ जला दी गईं और उनके घर को आग लगा दी गई है। ये अभी कल या परसों की घटना है। और यही नहीं, मणिपुर की भाजपा सरकार को पीछे से समर्थन दे रही वहाँ की लोकल पार्टी एनपीपी ने भी भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। इजराइल में वॉर होता है, ईरान में वॉर होता है, तो मीडिया न्यूज़ चलाती है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने इजराइल की वॉर रुकवा दी, इस देश के प्रधानमंत्री ने इराक की वॉर रुकवा दी। लेकिन मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कहता हूँ कि इजराइल और ईरान को आप अपने हाल पे छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप अपना मणिपुर संभालिए, जहाँ पर देश की बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है। और अगर देश की बेटियाँ सड़कों पर नंगे घूमेंगी, उनकी लाशें यदि आसपास की पहाड़ियों में पाई जाएंगी, तो फिर एक बात आप याद रखिएगा कि पांचाली के चीरहरण पर जो चुप पाए जाएंगे इतिहासों के कालखंड में, वो कायर कहलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।